बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम FSC ICS पार्ट 2 ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 4 जो है उसको हम लेकर चलने लगे। तो टॉपिक हमारा है आज का AC थ्रू कैपेसिटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। तो चलें अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये आज का हमारा टॉपिक है AC थ्रू कैपेसिटर। और AC थ्रू कैपेसिटर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए आपने बड़े ध्यान से मेरी सारी बातें सुननी है। सबसे पहले दो बातें मैं यहाँ पर लिखूँगा और वो बातें ये हैं कि दो बातें हैं। कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है एंड कैपेसिटर allows AC to pass through। ये दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है। कैपेसिटर जो है ये DC को ब्लॉक करता है और AC को अलो करता है सर्किट के अंदर से पास करने के लिए। अब पहली बात जो है ये तो आप चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, हमने कैपेसिटर वाला जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज किस तरह से स्टोर होता है, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज़्म हमने देखा था। और सप्लाई क्या थी, उसके साथ जो बैटरी हमने लगाई हुई थी उसे आप DC सोर्स भी कह सकते हैं। DC का मतलब है डायरेक्ट करंट सोर्स। यानी उसमें एक तरफ हाई पोटेंशियल था और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल था। और होता क्या था, कैपेसिटर की एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते थे, बैटरी उन पर वर्क करती थी और उनको दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट कर देती थी। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जाकर स्टोर होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर बढ़ता है और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज करता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस DC सोर्स यानी जो सप्लाइड पोटेंशियल है उसके बराबर हो जाता है तो फिर कैपेसिटर मज़ीद चार्ज नहीं होता। क्यों चार्ज नहीं होता? क्योंकि जितना पोटेंशियल बैटरी का है उतना ही कैपेसिटर का हो चुका है। दोनों जो हैं वो चार्ज को एक जैसी फोर्स लगाकर पुश कर रहे हैं, तो चार्ज ना इस तरफ जा सकता है ना इस तरफ जा सकता है और रिजल्टेंटली सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रुक जाता है। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है अगर हम उसको DC सप्लाई करें, डायरेक्ट करंट सप्लाई करें, तो करंट सिर्फ तब तक चलता है जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा ये मैंने अभी आपको रिवाइज करवा दिया। अब आते हैं AC की तरफ। कैपेसिटर जो है AC को सर्किट के अंदर से किस तरह से पास करने देता है, इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म है जिसको समझने की ज़रूरत है और आपने बड़े ध्यान से मेरी सारी बातें सुननी है। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर टोटल 4 सर्किट्स बनाऊंगा। असल में ये एक ही सर्किट है लेकिन उसके मैं 4 अलग अलग पिक्चर्स मैं बनाऊंगा और उनको हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में कैपेसिटर को आप सप्लाई क्या कर रहे हैं या कैपेसिटर के साथ आपने क्या अटैच किया है, AC जनरेटर,
और एसी जनरेटर के बारे में हम जानते हैं कि इसकी कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होती। आधे टाइम पीरियड के लिए एसी जनरेटर का अगर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव है तो बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए उल्टा हिसाब हो जाता है, यानी जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब फर्ज करें आपने क्या किया है, यह है फर्ज करें कैपेसिटर और आपने उसको एसी के साथ कनेक्ट कर दिया। एसी का सिंबल भी मैंने आपको बताया था। ये फर्ज करें एसी है यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जिसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया, और कैपेसिटर की एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है। अब हम जानते हैं कि एसी क्या करता है, एसी या अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके टोटल 2 हाफ साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। हम ऐसा करते हैं, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा। और मैं इस पूरे केस को इन 4 हिस्सों के मुताबिक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर आप सबसे पहला हिस्सा देखें तो ये आधा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी हाफ, जिसमें करंट 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम तक जा रहा है, 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम तक। दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहा है, और तीसरे हिस्से में क्या हो रहा है, 0 से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। नेगेटिव साइड का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसी तरह चौथे हिस्से में जो करंट है वो नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा 0 हो गया। ये पूरे एक साइकिल की स्टोरी है। अब हमने इस सर्किट को इस पूरे एक साइकिल के लिए एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मैं 4 हिस्से अलग अलग बनाता हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट हिस्से की बात करता हूं जिसमें करंट 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने सर्किट की तरफ। सर्किट में क्या कुछ है जी, एसी जनरेटर है, और क्या है, कैपेसिटर है, और ये छोटा सा हमारे पास सर्किट है। अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं, पूरे के पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो इसमें 2 हिस्से आ रहे हैं जिनका मैंने नंबर दिया है 1 और 2, दोनों इसी में आ रहे हैं। इन दोनों हिस्सों के लिए एसी जनरेटर की पोलैरिटी सेम रहेगी। फर्ज करें ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। अब होगा क्या, जब करंट पहले हिस्से के लिए 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो समझें करंट की वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही है। अब अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो ये होगा, जो इस वक्त मैंने क्लॉकवाइज बनाया है, और कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, यानी चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया, और इन चार्जेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंक्रीजिंग है ये। ठीक है। अब होगा क्या, जब करंट मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया तो कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो चुका है, और कैपेसिटर की प्लेट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज स्टोर होना था, जिसे मैं Q0 का नाम दे रहा हूं, वो हो चुका है। प्लस Q0 एक प्लेट पर और माइनस Q0 दूसरी प्लेट पर। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के पूरे साइकिल का दूसरा हिस्सा आया है, और इसमें करंट जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब मैं दोबारा से सर्किट बनाता हूं, और अब हम देखते हैं क्या हो रहा है।
वही वाला कैपेसिटर है, वही वाला एसी जनरेटर है। अब चूंकि ये भी उसी पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही हिस्सा है जिसको हमने पहले कंसीडर किया था, तो इसका मतलब है एसी जनरेटर की पोलैरिटी अभी भी यही रहेगी जो पहले थी। ये मेरे पीछे आ गया, ये अभी भी एसी जनरेटर की पोलैरिटी वही रहेगी जो आपने पहले कंसीडर की थी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अभी भी ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ये स्टोरी है जो अभी तक मैंने आपको बताई है। अब होगा क्या, अब देखें कैपेसिटर की प्लेट पर, ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज फुली स्टोर हो चुका था। अब कैपेसिटर के अक्रॉस भी कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, किन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी कोई ना कोई है, लेकिन अब सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में कमी आ रही है, लेकिन कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। इसका मतलब है अब डोमिनेंट कौन है, कौन काबू पा जाएगा, कौन जीत जाएगा, वो कैपेसिटर है। यानी पहले केस में करंट फ्लो कर रहा था सोर्स की वजह से, एसी जनरेटर की वजह से। अब क्या होगा, अब करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर की वजह से, यानी अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसका पाथ क्या होगा, हम जानते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब चूंकि कैपेसिटर की वजह से करंट फ्लो करना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, अब इस प्लेट पर पॉजिटिव और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज में कमी आएगी, डिक्रीजिंग होगा, यानी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, तो ये दो स्टोरीज मैंने आपको बता दी हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर आप सामने देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एसी के तीसरे हिस्से की तरफ, थर्ड पार्ट। और वो थर्ड पार्ट है ये ऊपर जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था। अब क्या हो रहा है जी, अब करंट जो है वो जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है अपने तीसरे हिस्से में, यानी अब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो गया। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो गया है तो फिर क्या होगा जी, जो एसी जनरेटर है उसकी पोलैरिटी उलट जाएगी। पोलैरिटी उलट जाने से क्या मुराद है, पहले आपने ऊपर पॉजिटिव कंसीडर किया था, अब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हो गया। दूसरे हिस्से के दौरान जब हम कह रहे थे कि कैपेसिटर डिस्चार्जिंग की तरफ जा रहा है, तो कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही इनपुट करंट का थर्ड पार्ट आएगा, अब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका था, अब कैपेसिटर जो है वो डोमिनेंट नहीं रहेगा। अब डोमिनेंट कौन है, एसी जनरेटर, क्योंकि इसकी पोलैरिटी की स्ट्रेंथ में अब इजाफा हो रहा है, यानी वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यानी इजाफा हो रहा है। अब करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, सोर्स की वजह से, और पॉजिटिव टू नेगेटिव अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले क्या हुआ था, ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव आया था, अब नीचे वाली पे पॉजिटिव और ऊपर वाली पे नेगेटिव, यानी कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोबारा चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव और ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। चार्ज के इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि कैपेसिटर की दोबारा से चार्जिंग हो रही है, बट इन रिवर्स डायरेक्शन। जैसे मैंने पहले केस में आपको बताया था कि अब भी दोबारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, नीचे वाली प्लेट पर ज्यादा से ज्यादा प्लस क्यू नॉट और ऊपर वाली प्लेट पर फर्ज करें ज्यादा से ज्यादा माइनस क्यू नॉट चार्ज स्टोर हो गया है, हो चुकेगा। और अब हम बात करने लगे हैं एसी के चौथे हिस्से की तरफ, और चौथे हिस्से में क्या हो रहा है,
एसी के चौथे हिस्से में करंट अब नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा जीरो की तरफ जाने लगा है, यानी करंट की मैग्नीट्यूड नेगेटिव एक्सट्रीम से मिनिमम होते होते जीरो की तरफ जाने लगी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह भी नेगेटिव हाफ साइकिल का हिस्सा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के हिस्से के लिए आपने एसी जनरेटर की पोलैरिटी पॉजिटिव के मुकाबले में ऑपोजिट कंसीडर करनी है। जैसे मैंने अभी अभी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कंसीडर की, ये वाली, अब भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। यानी पहले मैं सर्किट बनाता हूं। ये आपके पास कैपेसिटर है, ये एसी जनरेटर है। पोलैरिटी अभी भी क्या होगी, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो चुका था। किस तरह से, ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव और नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका था और फुली चार्ज हो चुका था। अब दोबारा कौन सा कंपोनेंट डोमिनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा काबू पा लेगा, और वो यही कैपेसिटर है, क्योंकि अब ये स्ट्रांग हो चुका है, इसके अंदर चार्ज फुल स्टोर हो चुका है, और जो सोर्स है उसकी पोलैरिटी की स्ट्रेंथ में कमी आ रही है क्योंकि वो नेगेटिव एक्सट्रीम से जीरो की तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा और कैपेसिटर की वजह से करंट दोबारा फ्लो करेगा। अब करंट कैपेसिटर की वजह से फ्लो कर रहा है, तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन बनेगी, यानी अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों में टाइम के साथ साथ कमी आती जाएगी। अब जरा गौर कीजिए, इस सारी सिचुएशन को इकट्ठे ऑब्जर्व करें। हो क्या रहा था, पहले दो हिस्सों में, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के दो हिस्सों के लिए, जिसमें इनपुट का करंट पहले जीरो से पॉजिटिव साइड पे बढ़ रहा था, इनपुट का करंट जीरो से पॉजिटिव साइड पे बढ़ रहा था, तो कैपेसिटर जो है वो किसी एक पोलैरिटी की डायरेक्शन में चार्ज हो रहा था। उसके बाद इनपुट का करंट पॉजिटिव एक्सट्रीम से जीरो की तरफ जा रहा था, तो अब क्या हुआ, कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तीसरे हिस्से के दौरान, ये जो तीसरा और चौथा हिस्सा है ये इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल से बिलोंग करते हैं। अब क्या होगा, तीसरे हिस्से के दौरान जब करंट जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, तो कैपेसिटर ने दोबारा से चार्जिंग शुरू कर दी, बट इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन। इसी तरह चौथे हिस्से के दौरान अब दोबारा कैपेसिटर डोमिनेट कर गया है, और अब कैपेसिटर की वजह से करंट फ्लो करेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोबारा कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट के पूरे साइकिल के दौरान, इनपुट के पूरे साइकिल के दौरान कैपेसिटर एक दफा चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ, और फिर डिस्चार्ज हुआ। लेकिन सर्किट के अंदर अगर आप गौर करें, करंट की वैल्यू में, करंट की प्रेजेंस में कोई कमी नहीं आई। करंट सर्किट में हमेशा मौजूद है। आप देखें, सबसे पहले करंट था क्लॉकवाइज, फिर करंट था एंटी क्लॉकवाइज, फिर करंट था एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद दोबारा करंट आ गया क्लॉकवाइज। सर्किट के अंदर करंट हमेशा मौजूद रहेगा। यही है इस पूरे मैकेनिज्म का थीम कि कैपेसिटर को जब एसी सप्लाई किया जाता है तो करंट हमेशा सर्किट में फ्लो करता है। इसीलिए हम कहते हैं कैपेसिटर अलोज द एसी टू पास थ्रू। कैपेसिटर जो है ये एसी को अलो करता है कि वो पास करे। ठीक हो गया। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एसी कैपेसिटर के अंदर से कैसे फ्लो करता है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, कैपेसिटर एक दफा चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। इस मैकेनिज्म के थ्रू कैपेसिटर के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। ये सारी स्टोरी यहाँ शुरू में आपको लिखी हुई नजर आ रही है, जो मैंने यहाँ पर
ये जो दो सर्किट्स बने हुए हैं ये थोड़े मिक्स हो गए हैं। मैंने दो सर्किट्स बनाने की बजाय टोटल 4 सर्किट्स बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, मैकेनिज्म, जो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम आते हैं जी कैलकुलेशन फॉर द करंट आई, करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका। यह है हमारा इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा जी, हम यहां पर एक छोटी सी हेडिंग लिख लेते हैं और हेडिंग ये है कैलकुलेशन फॉर द करंट आई। ठीक है जी, ये है हमारी हेडिंग। कैलकुलेशन फॉर द करंट। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने एक कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के साथ जब कनेक्ट किया तो आप इसको क्या सप्लाई कर रहे थे। हम बेसिकली इसे सप्लाई कर रहे थे पोटेंशियल वोल्टेज, यानी आप कैपेसिटर को ये वाली पोटेंशियल सप्लाई कर रहे थे जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं जो चैप्टर 12 में आपने कैपेसिटर की इक्वेशन पढ़ी थी और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैपेसिटर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर इक्वेशन। कैपेसिटर इक्वेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, यानी चार्ज which is being stored on any one of the plates of capacitor is equal to C यानी capacitance multiplied by voltage यानी V। सही है, तो अब आप वोल्टेज का ये फॉर्मूला यहां यूज कर लें, आपके पास आ जाएगा C V नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब आपने कैपेसिटेंस को मैक्सिमम वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया तो अब आपके पास जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज। ये आपके पास रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर करें, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वोल्टेज की है और इक्वेशन नंबर 2 चार्ज की है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या बता रही है, तो आप मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये हमें बता रही है कि वोल्टेज की वैल्यू में तब्दीली टाइम के साथ साथ कैसे आ रही है। सेम इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या बता रही है कि टाइम के साथ साथ चार्ज में कैसी तब्दीली आ रही है। चार्ज कौन सा, जो कैपेसिटर की प्लेट पर स्टोर हो रहा है। आप गौर करें, इन दोनों इक्वेशंस में एंगल जो है वो बिल्कुल सेम है, ओमेगा टी। एंगल के सेम होने का मतलब क्या है कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान फेज का डिफरेंस 0 है, यानी दोनों का फेज एंगल बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फेज वाले टॉपिक में या फेज डिफरेंस जहां हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर फेज एंगल सेम हो, बेसिकली फेज हमें क्या बताता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हालत, उसकी कंडीशन। अगर फेज सेम है इसका मतलब है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हालत सेम है। अब यहां पर वोल्टेज और चार्ज इन दोनों का फेज एक जैसा है। फेज एक जैसा होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक ही वक्त में 0 होंगे, एक ही वक्त में मैक्सिमम पॉजिटिव होंगे, एक ही वक्त में 0, एक ही वक्त में मैक्सिमम नेगेटिव, अप टू सो ऑन। जैसे यहां पर आपको इनका ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। मैं यहां ये ग्राफ दोबारा से बना देता हूं आपके लिए। अब जरा गौर कीजिएगा, ये है फर्ज करें वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। हम इस डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं। इसमें आप देखें, सबसे पहले फर्ज करें
ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, फर्ज करें चार्ज का। एक्स एक्सिस पर टाइम की वैल्यूज़ ली और वाई एक्सिस पे अगर मैं चार्ज की वैल्यूज़ लूँगा तो इस फार्मूला के मुताबिक आपके पास क्यू टी ग्राफ यानी चार्ज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ आएगा दैट कैन बी लाइक दिस, साइनोसॉइडल कर्व। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेज़ कितना है 0, यहाँ पर फेज़ कितना है π/2 यानी 90 डिग्री, यहाँ पर फेज़ पाई है यानी 270 डिग्री, यहाँ पर फेज़ है 3π/2 और यहाँ पर फेज़ है 2π। मैं इनको भी, बाकी फेजेस को भी एक्स एक्सिस से ऊपर लिख लेता हूँ। ये था वाई एक्सिस, यहाँ फेज़ 0, यहाँ फेज़ π/2, यहाँ फेज़ पाई, फिर 3π/2, उसके बाद 2π। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं पोटेंशियल का, वोल्टेज का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान फेज का डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों के फेजेस एक जैसे हैं। तो फर्ज करें वोल्टेज का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो फर्ज करें वोल्टेज की पीक वैल्यू ज़्यादा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पीक वैल्यू का पॉइंट बिल्कुल आप चार्ज की पीक वैल्यू के सामने लगा लें, फिर ये वाला पॉइंट, उसके बाद नेगेटिव पीक वैल्यू भी चार्ज की पीक वैल्यू के सामने आ गई, और फिर ये 0 वाला पॉइंट। सबसे पहले आप पॉइंट लगा लिया करें और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया करें। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये क्रस्ट बन गया और ये ट्रफ आ गया। ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है दिस इज़ वोल्टेज कर्व, ठीक है जी। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि करंट क्या चीज़ है। चैप्टर 13 में करंट की एक बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दैट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मैं आपको अगर फर्स्ट ईयर का टॉपिक एक याद करवाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें आपने स्लोप के बारे में एक आइडिया पढ़ा था, दैट स्लोप ऑफ एनी ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा y की जगह आप लिख सकते हैं यहां पर y एक्सिस पे अगर मैं चार्ज वाले ग्राफ की बात करूं, अगर मैं क्यू टी ग्राफ की बात करूं, किस ग्राफ की? क्यू टी ग्राफ की, यानी वो वाला ग्राफ जिसमें y एक्सिस पे चार्ज और x एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज हैं, यानी ये जो आपको पर्पल कलर का ग्राफ नजर आ रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप लूं यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो y की जगह पे क्या लिखूंगा? y की जगह लिखूंगा चार्ज, x की जगह लिखूंगा टाइम। इसका मतलब है क्यूटी ग्राफ की स्लोप ही असल में हमें क्या दे रही है? करंट की वैल्यूज। यानी अगर हम ग्राफ को गौर से देखें और क्यूटी ग्राफ की स्लोप निकालें तो क्यूटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? करंट की वैल्यूज, करंट का ग्राफ, ठीक है। तो अब क्यूटी ग्राफ तो कर्व लाइन है, कर्व लाइन का ग्राफ निकालने का तरीका क्या होता है कि आप जिस पॉइंट पर, सॉरी स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, जिस पॉइंट पर भी आपको स्लोप की वैल्यू चाहिए उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। मैं ऐसा करता हूं, क्यू टी ग्राफ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स लेता हूं, इसे O कह दिया, इसे A कह दिया, इस पॉइंट को B कह दें, ये वाला जो पॉइंट है इसे C कह दें और ये वाला जो पॉइंट है इसे D कह दें। तो क्यू टी ग्राफ पर मैंने कुछ पॉइंट्स की लेबलिंग कर ली है। अब मैं इन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। जैसे अगर मैं पॉइंट O पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होगा, पॉइंट A पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होगा, पॉइंट B पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह का होगा,
पॉइंट सी पे जो टेंजेंट है ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी और पॉइंट डी पे जो टेंजेंट है ये भी ऐसा होगा। अगर आप गौर करें तो पॉइंट ओ और पॉइंट डी ये दोनों टेंजेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरह पॉइंट ए का टेंजेंट और पॉइंट सी का टेंजेंट ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं। पॉइंट बी का जो टेंजेंट है, अगर आप इसको गौर से देखें, पॉइंट बी पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है ये पॉइंट ओ और पॉइंट डी वाले टेंजेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। पॉइंट ओ का टेंजेंट अगर इस तरह से है तो पॉइंट बी का टेंजेंट ऑपोजिट है, ऐसे है। ये भी एक मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं अब आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल में बताता हूं। अगर आपको इन सारे पॉइंट्स पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इनकी स्लोप का आइडिया हो जाए तो आप बड़ी आसानी से करंट का ग्राफ भी बना लेंगे। अच्छा, स्लोप का एक और भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। स्लोप का एक और भी फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा, अगर आप एंगल थीटा के मुताबिक स्लोप निकालना चाहते हैं तो आप टेंजेंट लें, आपको स्लोप का पता चल जाएगा। अब आप ऐसा करें, पॉइंट ए पर ये मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूं, बल्कि ब्लैक कलर की बजाय मैं कोई लाइट कलर चूज करता हूं ताकि उसको ओवरराइट करना थोड़ा डिस्टर्बिंग ना लगे। पॉइंट ए पे जो स्लोप है ये कितनी होगी? 0। पॉइंट सी पर जो स्लोप है ये भी कितनी होगी? 0। अब आते हैं पॉइंट ओ और डी पर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओ और डी दोनों पे जो स्लोप है वो एक जैसी है। एक बात याद रखें, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 होगी। टेंजेंट जितना जितना एक्स एक्सिस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ती जाएगी। टेंजेंट अगर बिल्कुल वाई एक्सिस के अलोंग हो जाता है तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि एंगल 90 है और tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। इसी तरह जब टेंजेंट दोबारा वापस आता जाएगा फिर स्लोप कम होते होते फिर 0। यानी अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0, अगर ग्राफ वर्टिकल है तो स्लोप मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी। अब आप गौर करें, दो और बातें भी आपने याद रखनी है कि अगर ग्राफ असेंडिंग है यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझें स्लोप पॉजिटिव है, और अगर ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो समझें स्लोप नेगेटिव है। अब आप गौर करें, पॉइंट ओ और डी इन दोनों पॉइंट्स पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम दूर है यानी वर्टिकल साइड पे जा रहा है, और असेंडिंग है यानी यहां पर स्लोप पॉजिटिव भी होगी और मैक्सिमम भी होगी। यानी पॉइंट ओ पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव भी और मैक्सिमम भी। इसी तरह पॉइंट डी पर भी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव भी और मैक्सिमम भी। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जो स्लोप है वो बिल्कुल पॉइंट ओ वाली स्लोप की तरह से मैक्सिमम शो कर रही है, लेकिन डिसेंडिंग है यानी नीचे की तरफ जा रही है। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। इसलिए इसे हम डिसेंडिंग स्लोप बोलेंगे, और अगर ये डिसेंडिंग है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब चूंकि ये मैक्सिमम स्लोप दे रही है तो इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे? स्लोप इज नेगेटिव मैक्सिमम। तो अब आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पॉइंट ओ पर स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉइंट ए पर स्लोप 0, पॉइंट बी पर स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम, पॉइंट सी पर स्लोप 0 और पॉइंट डी पर जो स्लोप है ये दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम। अब ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जैसी QT ग्राफ की स्लोप होगी वैसा ही वहां पर करंट होगा, ठीक है। तो अब आप करंट का ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर आप गौर से मेरी बात सुने, ये मैं करंट का ग्राफ जो है ये मैं ब्लैक कलर में बनाता हूं। देखें, स्लोप यहां पर पॉइंट ओ पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम। तो यहां पर करंट की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव मैक्सिमम। अब मैं किसका ग्राफ बनाने लगा हूं? करंट का।
पॉइंट ए पर स्लोप 0 थी तो पॉइंट ए के सामने यहां करंट क्या हो चुका होगा, 0। पॉइंट बी पर स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम थी तो यहां करंट जितना पॉजिटिव मैक्सिमम आपने शो किया था तो यहां करंट क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम। यहां प्लस आई नॉट और यहां माइनस आई नॉट। इसी तरह पॉइंट सी पर दोबारा स्लोप 0 तो यहां करंट भी 0 पे आ जाएगा। पॉइंट डी पर स्लोप दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम तो करंट भी यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम। ये पॉइंट आपका आ गया। अब आप बड़ी आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं करंट का। तो पहले इन पॉइंट्स को मिला दें, फिर ये ट्रफ बनेगा और फिर ये क्रस्ट बन गया, आधा क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की आपको कर्व नजर आ रही है, दिस इज करंट टाइम ग्राफ, IT ग्राफ। ठीक है, अब आपने सिर्फ 2 कर्व्स को गौर से देखना है क्योंकि हम वोल्टेज और करंट का आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक हो गया, वोल्टेज और करंट का कंपैरिजन करना चाहते हैं। अब आप गौर करें, करंट का यहां पर फेज कितना है पहले ये बता दें, क्योंकि करंट पॉजिटिव मैक्सिमम से शुरू हो रहा है। मैंने आपको फेज लीड और फेज लैग में बताया था। यहां इसका फेज क्या है, π/2 यानी 90 डिग्री। π/2 के बाद π/2 ऐड करते जाएं, ये कितना है पाई। उसके बाद यहां पे कितना है, नेगेटिव मैक्सिमम पे कितना है 3π/2। उसके बाद 2π में मजीद π/2 ऐड कर दें तो बन जाता है 5π/2। अब देखें, अगर आप वोल्टेज के ग्राफ की बात करें तो वो ये वाला ग्राफ है, और अगर आप करंट के ग्राफ की बात करें तो वो ये वाला ग्राफ है। चार्ज के ग्राफ को अब भूल जाएं। बेसिकली चार्ज के ग्राफ की मदद से हमने करंट का ग्राफ बनाया है। अब आप गौर करें, वोल्टेज वाला जो ग्राफ है वो 0 से पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, तो इसी दौरान करंट जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव से 0 की तरफ आ रहा है। यानी करंट ने स्टार्ट लिया है मैक्सिमम पॉजिटिव से। और अगर आप इनके फेजेस को कंपेयर करें तो करंट के फेजेस मैंने नीचे लिखे हैं, वोल्टेज के फेजेस ऊपर लिखे हुए हैं। तो करंट का फेज हमेशा वोल्टेज के फेज से कितना ज्यादा है, π/2 यानी 90 डिग्री ज्यादा है। अगर आप माइनस करके चेक कर लें आपको पता चल जाएगा। यानी हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। तो अभी तक हमने क्या किया जी, अभी तक हमने सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने के लिए मैकेनिज्म डिसाइड किया कि किस तरह से करंट जो है वो फ्लो करता रहता है। फिर हमने वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा, वोल्टेज के फार्मूला से कैपेसिटर की इक्वेशन लिखी Q = CV, यहाँ से करंट चार्ज का फार्मूला बनाया। फिर चार्ज के फार्मूला से हमने चार्ज का ग्राफ बनाया, फिर वोल्टेज का ग्राफ बनाया, फिर चार्ज के ग्राफ की मदद से हमने करंट का ग्राफ बनाया। किस तरह से चार्ज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसकी स्लोप अगर ली जाए तो हमें करंट की वैल्यूज मिलती हैं। फिर हमने चार्ज वाले ग्राफ में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्लोप्स निकाली और स्लोप्स की मदद से हमें करंट की वैल्यूज का पता चला। और बाद में हमने वोल्टेज और करंट को जब कंपेयर किया तो हमें ये पता चला करंट का ग्राफ वोल्टेज के ग्राफ से लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। तो ये अब तक की हमारी अचीवमेंट है। या अब इसको मैं आपको बुक से भी एक नज़र दिखा देता हूं। यहां देखें, सेम वही बातें लिखी हुई हैं। पहले आपने इस रिलेशन में वोल्टेज की रिलेशन को पुट किया और चार्ज की रिलेशन बन गई। उसके बाद फिर आपने क्या किया, करंट का ये फॉर्मूला लिखा जो मैंने अभी आपको बताया, और इसकी मदद से हमने स्लोप निकाली। और स्लोप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ तरह की थी,
जैसी स्लोप थी वैसा करंट आ गया। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही लिखे हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी सुनाई है। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं इस टॉपिक के, और वो है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कितना फेज डिफरेंस होता है। अगर हम कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के साथ कनेक्ट करें तो रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 का फेज डिफरेंस होता है, और लीड कौन करता है? करंट। और आपने रट्टा लगा लेना है, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट या इन केस ऑफ the circuit in which capacitor is involved, AC circuit in which only capacitor is involved, current leads the voltage by 90 degree या pi by 2 radians। उसके बाद है जी फेजर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम इस पूरी सिचुएशन के लिए फेजर वेक्टर को भी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आप ऐसा करें, वोल्टेज का जो फेजर वेक्टर है उसको रेफरेंस के तौर पे ले लें। फ़र्ज़ करें ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, फ़र्ज़ करें इसे आप ज़ीरो पे कंसीडर कर रहे हैं, तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आगे होगा, ये फेजर वेक्टर आई आरएमएस जो है ये करंट के फेजर वेक्टर की लंबाई है या मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के दरमियान कितना एंगल है, पाई बाय 2 रेडियंस। और चूंकि हम जानते हैं फेजर वेक्टर में जो रोटेशन है वो टाइम के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो यहाँ पर कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, क्योंकि करंट का फेजर वेक्टर वोल्टेज के फेजर वेक्टर से 90 डिग्री आगे है। तो हमें यह भी पता चल रहा है कि यहाँ इनके दरमियान फेज का डिफरेंस कौन सा है, और हमें यह भी पता चल रहा है कि लीड कौन कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद आखिरी चीज आपकी रह गई है, और वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, मैंने आपको एसी सर्किट्स में शुरू में बताया था कि डीसी सर्किट्स में करंट को कम ज़्यादा करने के लिए सिर्फ रेजिस्टर को यूज़ किया जाता है, लेकिन एसी सर्किट्स में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों में से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कैपेसिटर जो है अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में ऑपोजिशन ऑफर करता है। इस ऑपोजिशन की वजह से आप करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस ऑपोजिशन को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन कौन सा सर्किट? एसी सर्किट्स। ठीक हो गया। एसी सर्किट में कैपेसिटर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है, दैट ऑपोजिशन इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब अगर मैं ओहम्स लॉ के मुताबिक इस ऑपोजिशन की बात करूं, आप जानते हैं डीसी सर्किट्स में ओहम लॉ क्या कहता था? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। अब चूंकि ये डीसी सर्किट नहीं है, एसी सर्किट है, सबसे पहली बात ये कि यहाँ जो ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है वो कैपेसिटर है, और उसकी ऑपोजिशन को कैपेसिटिव रिएक्टेंस से जाहिर किया जाता है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जाहिर करने का तरीका है कैपिटल एक्स और नीचे सबस्क्रिप्ट में सी लिख दें। इसका मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज की जगह वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और करंट की जगह करंट की आरएमएस वैल्यू। ये ओहम्स लॉ को यूज करके हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया। एक बात याद रखें, जैसे मैंने आपको पहले आरएमएस वाले टॉपिक में भी बताया था कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जब हम स्टडी करते हैं तो कोई भी फॉर्मूला जो आप लिखेंगे वो हम आरएमएस वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, वो तो टाइम के साथ साथ मुसलसल फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो उसकी मदद से हमें कोई फिक्स आंसर नहीं मिल सकता। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक और भी फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे से आपने याद रखना है, और वो है 1/ओमेगा c, या ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf। हम जानते हैं ओमेगा 2π ओवर टाइम पीरियड के इक्वल होता है, तो हम 2π ओवर टाइम पीरियड लिख दें, या 1 ओवर टाइम पीरियड की जगह सिंपल फ्रीक्वेंसी लिख दें, तो दोनों बातें ठीक हैं। तो इस तरह से आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक और भी फॉर्मूला आ जाता है। तो दो फॉर्मूले हैं, एक ओहम लॉ को यूज़ करते हुए ये वाला, और दूसरा फॉर्मूला सिंपल 1/ओमेगा c या 1/2πfc।
अब यहाँ आप ये बात देख सकते हैं, अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाई जाए फिर भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कमी आएगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फिर भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कमी आएगी, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कमी आएगी तो जो रिजल्टेंट करंट फ्लो कर रहा है उसमें इजाफा होगा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कमी आएगी तो करंट में क्या होगा, इजाफा। ये मैंने आपको सामने जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनकी मदद से भी समझा दिया है। इसके बाद आखिरी बात, बल्कि आखिरी बात यहाँ चलें हम नहीं कहते, हम अगले टॉपिक में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर वाला जो सर्किट होता है, एसी थ्रू कैपेसिटर जो है, क्या इसमें पावर का लॉस होता है या नहीं, अगर होता है तो क्यों होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको आज का टॉपिक एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को ब्लॉक नहीं करता। फिर हमने एसी को ब्लॉक ना करने की रीज़न बताई इस मैकेनिज़्म की शक्ल में। उसके बाद हमने वोल्टेज के रिलेशन से शुरू किया, चार्ज का रिलेशन बनाया, और वोल्टेज और चार्ज के रिलेशन से पता चला इन दोनों में फेज़ का डिफरेंस नहीं है। फिर हमने ये ग्राफ बनाया और इस ग्राफ की मदद से चार्ज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ था उसकी स्लोप निकाली, और उसकी स्लोप ने हमें क्या बताया, करंट। और फिर हमें जब करंट का ग्राफ पता चला तो हमें ये बात समझ आई कि करंट और वोल्टेज के ग्राफ को अगर देखा जाए तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितना, 90 डिग्री। तो ये था बाब हमारे टॉपिक का। उसके बाद बिल्कुल एंड पे हमने फेजर वेक्टर की भी डायग्राम बनाई और किया कैपेसिटर की अल्टरनेटिंग करंट को, जो ऑपोजिशन है जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको फाइंड किया। ठीक है, इसको डिस्कस किया। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में बड़ी अच्छी सी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे एड्रेस आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।